नमस्कार दोस्तों। देखिए 22 अप्रैल 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने एमएससी के दो जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया। इनमें से एक का नाम एपामेनिंडास और एक का नाम फ्रांसिस का बताया जा रहा है और एक सिविलियन शिप इफोरिया पर फायरिंग भी हुई। कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका द्वारा जो ईरानी तेल टैंकर को जब्त कर लिया गया था ये इसका रिटेलिएशन है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि इन जहाज़ों में 22 भारतीय नाविक अभी भी फंसे हुए हैं और ये इलाका दुनिया के ट्रेड की गर्दन माना जाता है। अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता है बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। तो वही बात करते हैं कि देखो ईरान ने जहाज़ों को निशाना क्यों बनाया है। देखिए ईरान जानता है कि ये रास्ता दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन के लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ एक छोटा सा डिस्टर्बेंस भी ग्लोबल ऑयल प्राइस और आपूर्ति में बड़ा उथल पुथल पैदा कर देता है। इसलिए ईरान इस भौगोलिक जो चौक पॉइंट है इसको राजनीतिक और रणनीतिक तरीके से हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं उन पर मैक्सिमम प्रेशर बनाया जा सके। देखिए सवाल ये भी उठता है कि जो एपामेनिंडास का जो एमएससी का जो जहाज़ था वो भारत के लिए गुजरात के लिए आ रहा था, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा कि ये जहाज़ सीधा भारत के मुद्रा पोर्ट है ना गुजरात में, वहाँ के लिए बाउंड था। तो ये ना केवल भारतीय नाविकों की एक सिक्योरिटी के लिहाज से भी बल्कि हमारे ट्रेड और एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए भी एक सीधा खतरा है। ईरान ने भले ही ऑफिशियली रूल्स ऑफ वॉल्यूशन की बात की हो, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज साफ है कि अमेरिका ईरान तनाव में इंडियन बॉन्ड शिप भी टारगेट हो सकते हैं, जिससे हमारे इंपोर्टर्स और शिपिंग कंपनीज में डर का माहौल बैठ सकता है। देखिए बात करते हैं कि एक सिविलियन शिप इफोरिया पर भी फायरिंग हुई है, तो ये कितना गंभीर है। देखिए ये एक सिविलियन कमर्शियल शिप था, ये कोई लड़ाकू शिप नहीं था। इस पर गोलियां चलाना बहुत ही एग्रेसिव और अनुचित कदम है, खासकर जब जब उस पर 21 भारतीयों के साथ साथ और भी लोग वहाँ पे थे। तो ये न केवल उनके लिए सदमा और भय वाली बात हो सकती है, बल्कि ईरान की जो छवि है उसको भी एक रिस्क क्रिएटिंग देश के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। ऐसी घटनाएं सी फेयर्स और शिपिंग कंपनीज को इस रूट से दूर रहने के लिए मजबूर कर देती हैं, जिससे ट्रेड और लॉजिस्टिक पर लंबे समय तक असर रहता है। अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि ये विवाद की असली जड़ क्या है। असल में ये एक लंबे समय से चली आ रही सैंक्शन बेस्ड और शक्ति प्रदर्शन वाली लड़ाई का हिस्सा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का तेल इंटरनेशनल मार्केट से बाहर रहे और जब वह ईरानी तेल से आने वाले जहाज़ों को जब्त करता है तो ईरान दूसरे जहाज़ों को रोककर इसका बदला लेता है। इस तरह एक लगातार बढ़ता हुआ दबाव बन जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम नाविकों को और ग्लोबल इकोनॉमी को होता है। अब बात करते हैं कि जो 22 भारतीय हैं उनकी सिक्योरिटी का क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। तो देखिए भारत सरकार यहाँ बहुत संभल कर चल रही है। हमें न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है बल्कि ईरान के साथ अपने जो स्ट्रेटेजिक और एनर्जी रिलेशन है उनको भी बरकरार रखना है। इसलिए भारत ने वेट एंड वॉच के साथ साथ फर्म लेकिन पब्लिक कन्फ्रंटेशनल न होने वाली डिप्लोमेसी अपनाई है। भारत यहाँ पर एमईए और एम्बेसी के जरिए भी कंटिन्यू बात कर रहा है, जबकि सिक्योरिटी के लिहाज से नौसेना की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। देखिए ऑफिशियली बात है कि इस घटना का ग्लोबल ऑयल पर भी असर पड़ेगा। देखिए जैसे ही मार्केट में ये खबर फैलती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो जो ट्रेडर्स हैं वो स्पेक्यूलेटिव खरीद शुरू कर देते हैं, जिससे तेल की कीमतें तुरंत चढ़ जाती हैं। और आप ये जानते ही हो कि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, इसलिए हायर जो ऑयल प्राइस हैं वो सीधे पेट्रोल डीजलों की कीमत के साथ साथ इन्फ्लेशन और आम जनता के खर्च पर भी प्रेशर बनाते हैं और इसका असर आखिरकार ट्रांसपोर्टर, रोजमर्रा के माल और इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट पर पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि जो जहाज पकड़ा गया है वो गुजरात के मुद्रा पोर्ट के लिए आ रहा था, तो क्या मुद्रा पोर्ट के साथ साथ अन्य बंदरगाहों की सप्लाई चेन है वो भी क्या प्रभावित हो सकती है। तो देखिए हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल इसी रास्ते से आता है। अगर जहाज हफ्तों तक बंदर अब्बास में खड़े रहेंगे तो यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो प्रोडक्शन रुक जाएगा। उससे न केवल बिजनेस लॉस होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत की जो रिलायबिलिटी है उस पर भी असर पड़ेगा कि हम वहाँ तक माल नहीं पहुँचा पा रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज मरीन इंश्योरेंस और शिपिंग कंपनियों के लिए नो गो जोन तो नहीं बनता जा रहा। देखिए ये घटनाक्रम इस रूट को एक अधिक जोखिम भरा बना देता है, इसलिए मरीन इंश्योरेंस कंपनियों ने ऑलरेडी वॉर रिस्क या कॉन्फ्लिक्ट जोन प्रीमियम बढ़ा दिया है। कई शिपिंग कंपनियां तो ईरान के आसपास के इलाकों से गुजरने से बचने के लिए जो केप ऑफ गुड होप रूट का जो रास्ता है उसे अपना रही हैं, या फिर एस्कॉर्ट कर रही हैं, या फिर आपको ग्रुप ट्रांजिट जैसी ऑप्शन है वो देखने को मिल सकते हैं। अच्छा इसका असर ये हुआ कि फ्यूल कॉस्ट और टाइमिंग वो बढ़ जाएंगी, लॉजिस्टिक ओवरहेड बढ़ जाएंगे, तो आखिर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की लागत बढ़कर वो फिर लॉस कंज्यूमर का ही होना है। अच्छा बात करते हैं कि ये जो पूरी जो विवाद है इसमें जो बंदर अब्बास है ईरान का जो पोर्ट उसकी क्या भूमिका है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे मजबूत सदर्न नेवल बेस और एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट हब है, जहां आईआरजीसी और नौसेना की सेंट्रल कमान है। जब ईरान इतने बड़े जहाज़ों को जब्त करके यहाँ लाता है
तो वे डायरेक्ट उसकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। मतलब कि जहाज और उन पर जो मौजूद क्रू है उनको रिहा करने का फैसला बंदर अब्बास की स्थानीय नौसैनिक अधिकारियों से ऊपर की जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल पर ही हो सकता है। यानी ये जगह न केवल शारीरिक लॉकअप स्थल बन जाती है बल्कि एक बार्गेनिक पॉइंट भी बन जाती है। तो क्वेश्चन उठता है, क्या लॉन्ग टर्म में भारत ईरान के संबंधों पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, ऑब्वियसली बात है, इन सब चीज़ों से भारत ईरान संबंधों में एक गहरी जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बन जाएगा। खासकर तब जब भारत ने चाबार पोर्ट में बहुत बड़ा निवेश कर रखा है और स्ट्रेटेजिक भरोसा भी जो जताया है। लेकिन अगर ईरान भारत बाउंड या भारत इंटरेस्टेड वाले जहाज़ों को भी एक रणनीतिक बंदी बनाता रहेगा तो फिर भारत ट्रेड सिक्योरिटी वाले वैकल्पिक रूटों को अपना सकता है। यहाँ हमें नौसेना की डीपर तैनाती देखने को मिल सकती है, या तीसरे देशों के नेवल ग्रुप्स के साथ हम लिमिटेड कोऑर्डिनेशन देखने को मिल सकता है, या फिर जो रेड सी में जो ईस्ट अफ्रीका जैसे अलग रूट हैं उनको हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह भारत को ईरान के साथ साझा जोखिम के बजाय रणनीतिक दूरी और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए एक सावधानी से चलना पड़ेगा। आगे इससे संबंधित जैसे ही कोई खबर आएगी तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।